हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 17 से, जो है बीसलपुर परियोजना कहाँ व किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर है बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर। बनास नदी बहती है टोंक में। टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर नामक स्थान पर बनाई गई। इसका उद्देश्य सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक जिले के क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल उपलब्ध कराना है। कहने का अर्थ यह है कि बीसलपुर जो परियोजना है वह बनास नदी पर टोंक जिले में है, टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर नामक स्थान है। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक जिले में सिंचाई की सुविधा देना फसलों के लिए और पेयजल यानी पीने की पानी की उपलब्धता करवाना। अगला क्वेश्चन है 18। बीसलपुर परियोजना से किन किन क्षेत्रों को सिंचाई व पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। इससे किन किन क्षेत्रों को मिलता है पेयजल व सिंचाई। इसका आंसर है बीसलपुर परियोजना से सवाई माधोपुर जिले के को सिंचाई मिलती है। जयपुर शहर तथा अजमेर के केकड़ी, सरवाड़ा, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है तथा टोंक जिले के 256 गांवों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि इसका अधिकांशतः जो बीसलपुर परियोजना का उद्देश्य है सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति करना, और विशेषतः जयपुर शहर, अजमेर, इसके पास पड़ने वाला केकड़ी, सरवाड़ा, ब्यावर और जो आसपास के गांव हैं उनके लिए पीने के पानी की सुविधा देना, टोंक जिले के 256 गांवों को सिंचाई की सुविधा और जल उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है 19। जाखम परियोजना कहाँ स्थित है। इससे किन किन जिलों को लाभ प्राप्त होता है। जाखम परियोजना का जो उत्तर है, जाखम परियोजना जाखम नदी पर है और यह परियोजना प्रतापगढ़ जिले में अनूपपुरा नामक स्थान पर स्थित है। इससे चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़ तीनों जिलों के आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं नहरी प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। इससे भी आदिवासी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए नहरी प्रणाली बनाई गई है, जिससे वहां आदिवासी लोगों के लिए फसलों के लिए सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाता है। आदिवासी का अर्थ यह है वह लोग जिनकी एक जैसी संस्कृति होती है और अधिकांशतः ये लोग जंगल, वनों या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, वह लोग आदिवासी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है सोम अम्बा कमला परियोजना का निर्माण क्यों व कहाँ किया गया। इसका आंसर है सोम अम्बा कमला परियोजना का निर्माण बांगड़ क्षेत्र के डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा के लिए सोम नदी पर, सोम नदी माही नदी की सहायक नदी है, पर कमला अम्बा गांव है डूंगरपुर जिले में, इस पर बांध का निर्माण किया गया है। कहने का मतलब ये है कि यह जो परियोजना है सोम नदी पर बनाई गई है। कमला अम्बा गांव है जो डूंगरपुर जिले में है और सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। और कौन कौन से क्षेत्रों की सुविधा मिलती है, बांगड़ क्षेत्र यानी हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर ये आसपास का क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, जिसमें डूंगरपुर, उसके आसपुर,
उदयपुर की सलूम्बर तहसील, डूंगरपुर की आसपुर तहसील के गांवों के लिए सिंचाई सुविधा मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मेजा बांध। मेजा बांध कहाँ है, इसका क्या उपयोग है? मेजा बांध, इसका जो उत्तर है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर है। मेजा गांव में है, मांडलगढ़ तहसील है जो कि भीलवाड़ा जिले में है। यानी मेजा जो बांध है, मेजा गांव, मांडलगढ़ तहसील और भीलवाड़ा जिले में बनाया गया है। इससे मत्स्य पालन किया जाता है, यानी मछली पालन व सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। यह इसका उपयोग हो गया। क्वेश्चन जो था अपना, मेजा बांध कहाँ है, तो कहाँ का उत्तर आ गया? मेजा गांव में, मांडलगढ़ तहसील और भीलवाड़ा में है। इसका उपयोग की बात करें तो मत्स्य पालन और सिंचाई की इससे सुविधा प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धमुख परियोजना से राजस्थान के किन किन क्षेत्रों को लाभ मिलता है? इसका जो आंसर है, सिद्धमुख परियोजना यानी सिद्धमुख नहर परियोजना। यह सिद्धमुख एक नहर परियोजना है जो कि पंजाब में हरिके बांध से ही निकाली गई है। इससे गंगानगर, हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तहसील, गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तहसील है, चूरू जिले की तारागढ़ व राजगढ़ तहसील है। इसका 33,000 हेक्टेयर जो भूमि है उसको सिंचाई करने के लिए काम में इस नहर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, सरदार सरोवर बांध जो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? गुजरात में। से राजस्थान के किन किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान में सरदार सरोवर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है गुजरात में, से राजस्थान के बाड़मेर तथा जालौर, कौन कौन से जिले हैं? मुख्यतः बाड़मेर और जालौर 2 जिले हैं, इनको पेयजल की आपूर्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखने योग्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, जवाई बांध कहाँ है? इससे किन किन जिलों को जल प्राप्त होता है? इसका उत्तर है, जवाई बांध एरनपुरा पाली। कहाँ है? एरनपुरा नामक स्थान पर पाली जिले में है और जवाई नदी पर बनाया गया है। इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर, कितनी लंबी नहर निकाली गई है? 176 किलोमीटर निकालकर पाली व जालौर जिले में सिंचाई की सुविधा दी जाती है या की जाती है। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य, ये ध्यान रखें, इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। अपने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र मारवाड़ है, मेवाड़ है, मत्स्य है, शेखावाटी है, इन क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो इन क्षेत्रों में अपना मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर है, पाली है, ये क्षेत्र आते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? अपन ने बांधों के बारे में पढ़ा, कंक्रीट से, सीमेंट से निर्मित। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है राजस्थान में, ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक में अपने पीछे पाठ के दिया हुआ भी है।
तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित कौन सा बांध है? तो राजस्थान में मिट्टी से निर्मित बांध का नाम है पांचना बांध। बांध कौन सा है? पांचना बांध है, जो कि कौन से जिले में है? करौली जिले में है। यह 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, जो कि पांचना बांध बना हुआ है। आगे अपन इसमें पढ़ेंगे वो 5 नदियां। क्वेश्चन नंबर 26 में पांचना बांध करौली किन किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? किन किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? ये इससे किन किन क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है? इसका जो उत्तर है, पांचना बांध करौली जिले में गुडला गांव है। गुडला गांव के समीप बना हुआ है। 5 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 5। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पांचना बांध अपन नाम से भी जान सकते हैं। 5 जो इसका शब्द जो स्टार्ट होता है बांध का नाम पांचना, यानी 5 नदियां। 5 नदियों के संगम पर है। वो नदियां कौन कौन सी? पहली नदी है बरखेड़ा, दूसरी है भद्रावती, तीसरी है माची, चौथी है भैसावट और 5वीं है अटा। इन 5 नदियों के संगम पर मिट्टी से बनाया गया है, जिसे टोड़ा भीम, हिंडौन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। ये आसपास के जो क्षेत्र हैं, टोड़ा भीम, हिंडौन, गंगापुर, ये सवाई माधोपुर में आता है, तो इन क्षेत्रों को इससे सिंचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 27, जल संरक्षण किसे कहते हैं? इसका जो उत्तर है, किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित प्रबंधन कर संग्रहण करना ही जल संग्रहण कहलाता है। कहने का अर्थ है किसी भी स्थान पर वर्षा के जल को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उसको प्रबंधित करना, संग्रहित करना। प्रबंधन का मतलब है उसके लिए उचित स्थान का निर्माण करना, जैसे टैंक है, टाका है, कुई है आदि का निर्माण करके उसको एकत्रित करना। तो वो जो कार्य किया जाता है वो प्रबंधन में आता है, प्रबंध में, और इसको ही हम जल संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते थे, के अर्थशास्त्र, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कौटिल्य ने। ये मौर्य वंश में रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र, इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? सुदर्शन झील है जो गुजरात में है, गिरनार नामक स्थान पर है, और उसका निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन ये बनता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सुदर्शन झील जो कहाँ है? गुजरात में। इसका निर्माण मौर्य शासक, मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया? इसका जो आंसर होगा वो हम आगे देखो पढ़ेंगे। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता, यानी हम प्राचीन समय से ही संवेदनशील हैं, यानी चिंतित हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में अधिकांशतः क्या होती है? वर्षा कम होती है, कभी अधिक और कभी कम। अधिकांशतः हमारा राजस्थान का भाग कैसा है? मरुस्थलीय है। देखो आगे पढ़ेंगे। क्योंकि राज्य का अधिकांश भाग कैसा है? मरुस्थलीय है, एवं वर्षा की क्या है? कमी के कारण अकाल व सूखे की संभावना सदैव बनी रहती है। यानी हमारे राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय है, लगभग 61% भाग अपने राजस्थान का मरुस्थलीय है, और वर्षा कम होती है।
वर्षा कम होने के कारण हमारे राज्य में अकाल व सूखे की संभावना लगभग हमेशा बनी रहती है। अतः पेयजल यानी पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए राज्य में जल संरक्षण तकनीकी को अपनाया गया है। जरूरी भी है, क्योंकि इन समस्याओं से निपटने के लिए, अकाल व सूखे की समस्याओं से निपटने के लिए हमें जल संरक्षण करना आवश्यक है। ये बात हमें विशेष ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन बनता है 30 नंबर। बावड़ी क्या है? प्रकाश डालिए। बावड़ी राजस्थान में जल संरक्षण की एक परंपरागत यानी प्राचीन समय से, परंपरागत वो होती है जो पहले से ही बनाई हुई हो या चली आ रही हो, परंपरागत विधि है, जल संरक्षण की विधि है, यानी जल को सुरक्षित करने की विधि है। बावड़ी चतुष्कोणीय होती है, यानी 4 कोण होते हैं, गोल भी हो सकती है, वर्तुल या गोल आकार की भी हो सकती है। निर्मित जल स्रोत है, यानी इस आकृति में ये बने हो सकते हैं, चतुष्कोणीय, गोल, वर्तुल, बावड़ी। इसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक, यानी जिस मार्ग से हम प्रवेश करते हैं और इसके मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों, यानी पत्थरों पर कारीगरी करके पेंटिंग या उस पर कुछ कढ़ाई करके बनाया हुआ का प्रयोग किया गया जाता है। इससे आगे आंगननुमा, जो इसका आंगन है, अपन एक तरीके से कहते हैं ना मकान के या घर के आगे आंगना, तो इस प्रकार से इसमें भी एक आंगन होता है, आंगननुमा भाग होता है। इन भागों तक पहुंचने के लिए क्या बनी होती हैं? सीढ़ियां। इन सीढ़ियों पर भी कलात्मक मेहराब होते हैं, यानी उसमें कढ़ाई होती है। स्तंभ, एक तरीके से अपन पिलर कह दें, खड़े हुए स्तंभ होते हैं। झरोखे, जालियां होती हैं। इन झरोखों में स्थानीय जल देवता, वहां के जो जल देवता होते हैं उनकी मूर्तियां भी होती हैं। जोधपुर की तापी बावड़ी प्रसिद्ध है, बावड़ियों के नाम है। जोधपुर में कौन सी बावड़ी है? तापी बावड़ी। दौसा की आभानेरी की चांद बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि आभानेरी की चांद बावड़ी कहाँ है, तो कहाँ है? दौसा में है। आदि बावड़ियों के उदाहरण है। ये प्रश्न भी अधिकांशतः पूछे जाते हैं कि जोधपुर की तापी बावड़ी, यानी तापी बावड़ी कहाँ है, तो जोधपुर में है। दौसा की आभानेरी, ये भी एक प्रसिद्ध बावड़ी है, पूछा जाता है अक्सर प्रश्न में। तो अपन को ये चीजें ध्यान रखनी है, इसलिए इन प्रश्नों को बार बार पढ़ें, रिवीजन करें। कहीं भी किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो पूछें, बाकी हम आपके लिए कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।